हेलो एवरीवन, मैं प्रिया शेखावत आप लोगों का इस 12th प्लस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। तो आज हम बीएससी बीएड थर्ड ईयर का पेपर 1 जिसका नाम है सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग एंड इवोल्यूशन 2020 का पेपर का पार्ट बी देखेंगे। इसका पार्ट ए पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं हम पार्ट बी। पार्ट बी में आप लोगों के पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी हरित लवक का क्या करें, नामांकित चित्र बनाइए। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं हरित लवक का। जो हमारा हरित लवक होता है वो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ, दोहरी झिल्ली से आबद्ध एक संरचना होती है। तो ये क्या हो गई, क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन। ये कौन सी मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, यानी बाहरी झिल्ली। और ये कौन सी मेम्ब्रेन हो गई, इनर मेम्ब्रेन, यानी आंतरिक झिल्ली। और इन दोनों झिल्लियों के बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी अंतर झिल्ली स्थान या अंतर झिल्ली स्पेस। तो इसके अब हम अंदर की साइड चले तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सबसे पहले ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा फ्लूइड। क्लोरोप्लास्ट के अंदर द्रव्य मैटर जो प्रेजेंट होगा, फ्लूइड जो प्रेजेंट होगा उसका नाम होता है स्ट्रोमा, या हम बोलते हैं उसे क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर और क्या प्रेजेंट होता है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है थाइलेकॉइड। ये क्या है हमारे थाइलेकॉइड। और ये थाइलेकॉइड जो ये एक स्टैक बनाते हैं, एक सिक्के के ऊपर हम लोग खूब सारे सिक्के रख दे तो वैसी संरचना बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेना। और जब ये थाइलेकॉइड एक दूसरे ग्रेना से जुड़े रहते हैं तो इसको हम बोलते हैं लैमेली। इसके अलावा हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर और क्या प्रेजेंट रहता है, तो इसके अलावा हमारे पास रहते हैं स्टार्च ग्रेन्यूल, यानी स्टार्च के कण। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के पास खुद के राइबोसोम होते हैं। ये क्या है, राइबोसोम। और वो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर यानी हरित लवक के अंदर राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं, तो हरित लवक के अंदर राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं। तो ये थी हमारे क्लोरोप्लास्ट की संरचना। अब इसके स्ट्रक्चर को हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये क्या कैसे है। तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, यानी ये दोहरी झिल्ली से ढका हुआ आवरण मतलब संरचना है। और इसकी दोहरी झिल्लियों का नाम क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, यानी बाहरी झिल्ली हरित लवक की और आंतरिक झिल्ली हरित लवक की। तो ये डबल मेम्ब्रेन कौन कौन सी है, आउटर मेम्ब्रेन और
इनर मेम्ब्रेन यानी बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। इसके बाद हमने कहा कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है उसकी दोनों झिल्लियों के बीच में यानी इन बिटवीन बोथ मेम्ब्रेन a space present that is intermembrane स्पेस। तो हमने कहा कि इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक स्थान प्रेजेंट है, एक स्पेस प्रेजेंट है, उसको हमने अंतर झिल्ली स्थान कहा है। उसके बाद इस अंतर झिल्ली स्थान के अंदर क्या होता है, Mg2+ बेस्ड ATPase एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो अंतर झिल्ली स्थान है वहां पर। इसके अलावा हमने कहा कि हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 मेन स्ट्रक्चर्स है और वो 2 मेन स्ट्रक्चर क्या है, एक हमारा स्ट्रोमा या फिर हम उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमारा स्टार्च ग्रेन्यूल प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट का, जो कैसा है 70S टाइप का, और ये कैसा है लिक्विड मैट्रिक्स है, यानी द्रव्य पदार्थ इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना प्रेजेंट है। ये ग्रेना क्या होता है, स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड, स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड यानी खूब सारे थाइलेकॉइड क्या मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रेना या ग्रेनम बनाते हैं। अब इस थाइलेकॉइड के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो इस थाइलेकॉइड के अंदर हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, यानी क्लोरोफिल वर्णक प्रेजेंट है। ये क्लोरोफिल वर्णक क्या काम करता है, प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। इसके अलावा जो हमारा हरित लवक है वो कहाँ पे होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वैक्यूल्स, यानी रसधानी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं रसधानी क्या है। तो ये हमने कोई सेल बनाया, इसके अंदर ये है वैक्यूल, और उसके अलावा यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्मा यानी कोशिका द्रव्य, यहाँ पर हमारा हो जाएगा केंद्रक यानी न्यूक्लियस, और बाकी सारे कोशिकांग जैसे यहाँ पे हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, या दूसरे जो कोशिकांग होंगे वो इसके अंदर होंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी हमें किससे काम है, वैक्यूल से यानी रसधानी से काम है। वहीं पे दूसरी साइड हम एक और डायग्राम बनाते हैं जो होगा पादप कोशिका का, प्लांट सेल का, प्लांट सेल के अंदर ये है हमारा वैक्यूल, उसके अलावा यहाँ पर हमारा होगा न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारे क्या हुए, वैक्यूल्स को बताने के लिए मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया। ये कौन सी कोशिका है, पादप कोशिका, और ये एनिमल सेल।
तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो वैक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं। वैक्यूल्स आर फ्लूइड फील्ड स्पेस of a cell that covered by a single membrane known as टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल क्या होते हैं? वैक्यूल एक फ्लूइड फील्ड स्पेस होते हैं, यानी ऐसी जगह जहाँ पे द्रव्य प्रेजेंट रहता है वैसा स्पेस होता है, और वो किससे घिरा रहता है? एक सिंगल मेम्ब्रेन से, यानी एक की झिल्ली उसके ऊपर प्रेजेंट होती है, और उस झिल्ली का नाम क्या है? टोनोप्लास्ट। इसके अलावा वैक्यूल के अंदर और क्या होता है? तो वैक्यूल contains the fluid that is known as cell sap। वैक्यूल के अंदर जो तरल पदार्थ या जो द्रव्य प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका रस या वैक्यूल रस, यानी रसदानी रस। तो इसके अंदर फिर आगे देखें तो और इसके अंदर क्या होता है? इस सेल सैप के अंदर क्या होता है? सेल सैप कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पिगमेंट्स, एंथोसाइनिन, वेस्ट प्रोडक्ट, एंड सेकेंडरी प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ अ सेल। तो जो रसधानी के अंदर जो रस होता है, कोशिका रस जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं? हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, उसके अलावा कुछ वर्णक भी प्रेजेंट होते हैं जैसे एंथोसाइनिन, उसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट यानी अपशिष्ट पदार्थ, या फिर हम बोले सेकेंडरी प्रोडक्ट यानी द्वितीय उत्पादक जो होते हैं, या द्वितीय उत्पाद जो होते हैं मेटाबॉलिक यानी चयापचय क्रियाओं के, एक कोशिका की चयापचय क्रियाओं के जो उत्पाद होते हैं वो सब कहाँ स्टोर होते हैं? वैक्यूल के सेल सैप के अंदर, यानी वैक्यूल के कोशिका रस के अंदर। इसके अलावा हम देखें तो वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा स्टोर होता है? वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर आर कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, यानी जो अपशिष्ट उत्पाद जो होते हैं किसी भी चयापचय क्रिया के, तो वो जैसे एग्जाम्पल हम लेके पढ़े तो क्या कैल्शियम ऑक्सलेट के जो कण होते हैं वो स्टोर करते हैं। वैक्यूल्स ऑल्सो स्टोर्स स्टार्च, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, therefore
also known as food vacuoles, यानी वैक्यूल्स के अंदर इन चीज़ों का संचयन होता है, ये उसको संचित करके रखता है। किन चीज़ों को? स्टार्च को, शुगर को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, इसलिए हम उन्हें भोजन रिक्तिकाएं या भोजन रसदानियां भी कहते हैं। इसके अलावा इन प्रोकैरियोट्स vacuoles are present, which gives buoyancy to cell to float in water. एग्जाम्पल BGA। यानी जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें वैक्यूल्स उत्प्लाविकता भी देते हैं, उससे क्या करते हैं, वो पानी की सतह पर तैर सकते हैं। कौन? प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स में भी एक एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बताया, ब्लू ग्रीन एल्गी है जो पानी की सतह पे तैरती हुई दिखती है, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि उसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट है। इसके अलावा हम बात करें तो जो वैक्यूल की साइज की बात करें तो वैक्यूल की साइज जो प्लांट सेल होता है उसमें लार्ज होती है और वहीं पर जो एनिमल सेल होता है उसमें स्मॉल होती है। यानी पादप कोशिका के अंदर बड़ी रसधानियाँ पाई जाती है, बड़ी रिक्तिकाएँ पाई जाती है, और जो जंतु कोशिका होती है उसमें छोटी रिक्तियाँ या छोटी रसधानियाँ पाई जाती है। प्लांट सेल के अंदर 70% भाग जो होता है वो रसधानियों का ही बना हुआ होता है, वैक्यूल्स का ही बना हुआ होता है। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है राइट अ नोट ऑन एपिजेनेटिक्स, यानी एपिजेनेटिक के ऊपर टिप्पणी लिखिए। तो अब सबसे पहले एपिजेनेटिक क्या होता है? तो एपिजेनेटिक इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन फंक्शन and expression of genes। यानी जो एपिजेनेटिक प्रक्रिया है वो क्या है? जो जीन होते हैं उनके कार्य और उनकी अभिव्यक्ति जो होती है उसको स्टडी करने का प्रोसेस है। अब ये वर्ड किसने दिया था? टर्म्ड बाय वेडिक्टन नाम का साइंटिस्ट था, उसने एपिजेनेटिक वर्ड दिया था। अब एपिजेनेटिक का अर्थ क्या है? तो इसमें जो एपी वर्ड है, ये जो एपी वर्ड है वो किसके लिए है? आउटसाइड, अबाव और अराउंड। ये एपी वर्ड इसलिए है कि जो इसके आगे लगा हुआ है जीन, तो जीन के ऊपर, जीन के पास या जीन के बाहर कोई भी बदलाव हो रहा है, जो जीन की अभिव्यक्ति या उसके कार्य में बदलाव कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? एपिजेनेटिक। अब हम यहाँ लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। एपिजेनेटिक इज स्टडी ऑफ वेरिएशन in function and expression
expression on gene due to some external and environmental factors which on and off the gene function and change its function। तो इसका मतलब क्या है? एपिजेनेटिक उसका अध्ययन है किसका? जब जीन का फंक्शन, जीन का कार्य या जीन की जो अभिव्यक्ति है उसमें बदलाव जो आता है, उसमें विभिन्नताएं जो आती है, उसका अध्ययन है। और वो विभिन्नताएं आती किसकी वजह से? तो वो बाहरी कारक या फिर हम बोले वातावरण कारकों की वजह से आती है। ये वातावरण कारक और बाहरी कारक क्या करते हैं? तो ये जीन को ऑन या ऑफ कर देते हैं। इसकी वजह से जो जीन का फंक्शन है वो भी ऑन या ऑफ हो जाता है, यानी बंद और चालू हो जाता है और जीन के फंक्शन में बदलाव आ जाते हैं। और एपिजेनेटिक में हम इसी को पढ़ते हैं। इसके बाद हम देखें तो और क्या है हमारे एपिजेनेटिक्स में? सम एपिजेनेटिक processes are X-ray radiation inactivation, histone modification, heterochromatin modification, gene silencing, paramutation, DNA म्यूटेशन या DNA मॉडिफिकेशन, म्यूटेशन, तो ये कुछ एपिजेनेटिक के कार्य हैं, मतलब एपिजेनेटिक के प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस है जिनकी वजह से जीन के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। जैसे एक्सरे रेडिएशन इनएक्टिवेशन, यानी एक्सरे रेडिएशन की वजह से निष्क्रियता, हिस्टोन संशोधन, हेट्रोक्रोमेटिन संशोधन, जीन साइलेंसिंग, पैराम्यूटेशन, डीएनए का संशोधन और उत्परिवर्तन जीन के अंदर। तो ये कुछ प्रोसेसेस है जो हमें एपिजेनेटिक्स, जिनकी वजह से एपिजेनेटिक होता है। अब जो एपिजेनेटिक है वो मेनली दो तरीके से होता है। एपिजेनेटिक जो है वो दो तरीके से होता है, 2 टाइप्स का होता है। अब इन दोनों टाइप को अगर हम देखें तो ये क्या है? एक है डीएनए मॉडिफिकेशन, डीएनए मिथाइलेशन, यानी डीएनए का मिथाइलीकरण, और दूसरा है हिस्टोन मॉडिफिकेशन। अब जो डीएनए का मिथाइलीकरण है उसमें क्या होता है? डीएनए मिथाइल
ट्रांसफरेज जो एंजाइम होता है, एंजाइम ट्रांसफर मिथाइल ग्रुप ऑन डीएनए। यानी जो एंजाइम है डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज, वो क्या करता है, मिथाइल ग्रुप को डीएनए पे लगा देता है। तो उसकी वजह से एपिजेनेटिक यानी जीन के अंदर क्या होता है, संशोधन हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है, और उसका कार्य क्या होता है, बदल जाता है। तो ये एपिजेनेटिक का तरीका है एक। और उस यहाँ पर अगर हम देखें हिस्टोन मॉडिफिकेशन, हिस्टोन संशोधन, तो ये दो तरीके से होता है। एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन, और दूसरा है मिथाइलेशन ऑफ हिस्टोन। यानी जो हिस्टोन प्रोटीन है जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट रहता है, डीएनए को बांध के रखता है, तो उसको क्या करता है, उसका एसिटिलीकरण कर लेता है या फिर मिथाइलीकरण कर लेता है, जिसकी वजह से जो हमारा डीएनए है, जो जीन है, उसमें क्या आता है, चेंजेस आ जाते हैं। इसके अलावा इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ एपिजेनेटिक्स। यानी एपिजेनेटिक्स की क्या महत्वता है, तो एपिजेनेटिक की पहली महत्वता ये है, कंट्रोल जीन। यानी ये जीन, ये एपिजेनेटिक की वजह से हम क्या पढ़ सकते हैं, जीन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, यानी जीन को कैसे नियंत्रण किया जाता है। इसके अलावा एनवायरमेंट एंड एपिजीनोम, यानी एपिजेनेटिक की वजह से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से एनवायरमेंट कारक की वजह से हमारा जो जीन है, हमारी जो आनुवांशिकता इंफॉर्मेशन है, तो उसके अंदर क्या चेंज आएगा। ये हमें किससे पता चलेगा, एपिजेनेटिक की वजह से पता चलेगा। इसके अलावा न्यूट्रिशन एंड एपिजीनोम, यानी जीनोम के ऊपर, जीन के ऊपर जो पोषक तत्व है, पोषक पदार्थ है, उनका क्या असर पड़ रहा है, वो भी हमें किससे, एपिजेनेटिक के अंदर पता चलता है। मेमोरी बेस्ड ऑफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है, अगर इसकी वजह से हमारे कोई भी रीज़न की वजह से हमारे जीन में जो चेंज आएगा, तो वो ये एपिजेनेटिक की वजह से हमारे जो जीनोम है उसको याद रहता है, और उसको डेवलपमेंट के कार्य के समय, यानी विकास का जो कार्य चल रहा होता है उस टाइम किसको यूज़ करना, कौन से कार्य को यूज़ करना, वो एपिजेनेटिक की वजह से हमारे जो जीन्स होते हैं, डीएनए होता है, उसको याद रहता है। Used to find cure for various diseases like कैंसर। बहुत सारे रोग ऐसे हैं जिनका इलाज हमें नहीं पता है, तो एपिजेनेटिक की वजह से हम वो इलाज क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है एक्सप्लेन बेस सब्स्टिट्यूशन, यानी जो क्षारक प्रतिस्थापन होता है, उसको समझाइए। तो सबसे पहले ये क्या होता है, तो ये एक म्यूटेशन का तरीका है, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन का
उत्परिवर्तन का तरीका है। अब ये उत्परिवर्तन किस में होता है, किसके आधार पर है? बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के प्रभाव के कारण, डीएनए के प्रभाव के आधार पर उत्परिवर्तन को हमने दो भागों में विभाजित किया है, जो कौन कौन से हैं? स्ट्रक्चरल म्यूटेशन, यानी संरचनात्मक उत्परिवर्तन, और दूसरा है क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, म्यूटेशन, गुणसूत्र विस्थानीय उत्परिवर्तन। तो ये जो बेस सब्स्टिट्यूशन है यानी क्षारक प्रतिस्थापन है, जो किसका टाइप है? स्ट्रक्चरल का। इसको फिर हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, जो कौन कौन से हैं? बेस सब्स्टिट्यूशन, म्यूटेशन, डिलीशन और इंसर्शन। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें आज अभी इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर क्या देखना है? जो क्षारक प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन है उसको। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि ये एक संरचनात्मक उत्परिवर्तन का तरीका है, जिसका नाम है क्षारक प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन। अब इसके अंदर होता क्या है? इट सब्स्टिट्यूट a nucleotide with another न्यूक्लियोटाइड, यानी इस क्षारक प्रतिस्थापन में क्या होता है? एक न्यूक्लियोटाइड प्रतिस्थापित हो जाता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, यानी बदल जाता है। अगर इसको हम डायग्राम से देखें तो ये हमारा एक जीन है, AGT ACC CAG GTA। तो इसके अंदर ये क्या है? सब न्यूक्लियोटाइड्स है। तो इनमें से कोई एक न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? बदल जाएगा। हमने बोला G जो है वो T से बदल गया। तो अब इससे क्या होगा? हमारे पास जो नया जीन आएगा उसके अंदर सीक्वेंस क्या होगी? ATT ACC CAG और GTA। तो इससे हमें क्या पता चला? बेस सब्स्टिट्यूशन क्या है? क्षारक प्रतिस्थापन क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड से प्रतिस्थापित हो जाना क्या होता है? क्षारक प्रतिस्थापन होता है। अब जो ये हमारा क्षारक प्रतिस्थापन है यानी बेस सब्स्टिट्यूशन,
सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन जो है यानी क्षारक प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन जो है वो दो तरीके का होता है। ट्रांजिशन म्यूटेशन यानी संक्रमण उत्परिवर्तन और दूसरा होता है ट्रांसलेशनल म्यूटेशन। तो जो संक्रमण उत्परिवर्तन होता है इसमें क्या होता है, जो प्यूरिन बेस है, प्यूरिन बेस रिप्लेसेस बाय अनदर प्यूरिन, यानी जो प्यूरिन क्षार है वो दूसरे प्यूरिन क्षार से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। और जो ट्रांसलेशन है उसके अंदर क्या होता है, प्यूरिन बेस replaces by pyrimidine बेस, यानी जो प्यूरिन क्षार है वो दूसरे पिरिमिडिन क्षार से बदल जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, तो वो होता है ट्रांसलेशनल म्यूटेशन। इसके बाद इसके प्रभाव क्या होते हैं, तो हम इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि बेस सब्स्टिट्यूशन से प्रभाव क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होगा, अमीनो एसिड सीक्वेंस चेंज, therefore different protein form, यानी अमीनो एसिड की सीक्वेंस जो होती है, जो न्यूक्लियोटाइड बदल गया तो सीक्वेंस बदल गई, क्रम बदल गया, किसका, अम्लीय अम्ल का जो बनने वाला होगा, तो उससे जो प्रोटीन संश्लेषण होता है उस अमीनो एसिड से, वो क्या होगा, वो खुद भी बदल जाएगा। उसके अलावा इफ एंटीकोडॉन फॉर्म इज स्टॉप कोडॉन, then non-functional or incomplete protein form, यानी अगर एंटीकोडॉन जो है वो स्टॉप कोडॉन से, यानी बोल देगा कि जो प्रोसेस है उसको रोक दो, वो कोडॉन से बदल जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोटीन का संश्लेषण होगा वो इनकम्प्लीट होगा, या फिर जो निष्क्रिय प्रोटीन है वो भी बन सकते हैं। इसके बाद लास्ट इफेक्ट देखें तो वो क्या है, इसका इफेक्ट क्या बनेगा, साइलेंस जीन फॉर्म, यानी इसकी वजह से मुक्त जीन बन जाएगा, मुक्त प्रोटीन बन जाएगा, तो वो हमारे किसी काम का भी नहीं आएगा। तो ये सब किसकी वजह से हुआ, क्षारीय प्रतिस्थापन की वजह से हुआ, जो दो तरीके से होता है, ट्रांजिशन मेथड से और ट्रांसलेशन मेथड से। तो अगला क्वेश्चन हम देखें तो वो है डिस्क्राइब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी पृथक्करण के नियम को बताओ। तो पृथक्करण के नियम के बारे में किसने बताया था हमें, तो ये मेंडल्स सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। यानी जो मेंडल थे उन्होंने जब इनहेरिटेंस के लॉ दिए थे, इनहेरिटेंस के नियम दिए थे, यानी आनुवंशिकता के नियम दिए थे, तो उसमें से ये जो सेकंड नियम है उसका नाम है पृथक्करण का नियम।
इसको, इस नियम को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो है ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। यानी इसका दूसरा नाम क्या है? युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब ये लॉ बताता क्या है? इट स्टेट्स दैट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन both genes और alleles for a particular trait separates so the formed gamete have only one allele for specific trait। यानी ये नियम क्या बताता है? जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी जब युग्मकों का निर्माण होता है, तब जो जीन और एलिल उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उसके ऊपर उपस्थित होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं, ताकि जब युग्मक का निर्माण हो तब हर एक युग्मक के पास सिर्फ एक ही जीन या एक ही एलिल प्रेजेंट हो, उस स्पेसिफिक, उस विशिष्ट गुण का। तो ये हमें कौन बताता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। अब अगर इसको हम देखें एग्जाम्पल लेके, तो हमने दो प्लांट लिए, उनके बीच में क्रॉस कराया। ये दोनों प्लांट कैसे थे? होमोजाइगस पेरेंट्स थे, होमोजाइगस पेरेंट्स थे, यानी समयुग्मनजी थे। तो अब इन दोनों के अंदर गैमेट्स का निर्माण हुआ। इसके गैमेट्स क्या बने? टी, और इसका गैमेट क्या बना? सिर्फ टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब हम लोगों ने इसके बीच में क्या कराया? क्रॉस कराया। तो अब हमारे पास क्या आएगा? हाइब्रिड बनेगा इनका, जो क्या होगा? टी और टी। ये हमारे पास क्या बनेगा? ऑफस्प्रिंग, या हम बोल सकते हैं इसको F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी। अब इस F1 पीढ़ी का हमने सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया। अब यहां पर हम क्या कराएंगे? सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यानी स्वनिषेचन कराया। तब हमने क्या किया? जो ये पेरेंट था टी F1 जनरेशन में जो हमें मिला, उसी को हमने दूसरे F1 जनरेशन वाले जो सेम कैरेक्टर थे, जो सेम गुण का प्लांट था, उससे स्वनिषेचन कराया। तो अब हमारे पास जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा वो क्या होंगे? टी और टी इस पेरेंट्स से, और इससे भी हमारे पास निर्माण होगा टी और टी का। अब हमारे पास अगर ऑफस्प्रिंग बनेगा तो वो क्या बनेगा? यानी अब हमारे पास जो पीढ़ी आएगी उसके पास कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे? कुछ लंबे प्लांट्स बनेंगे और कुछ छोटे प्लांट्स बनेंगे। तो ये जो प्रत्येक जीन है या हम बोले प्रत्येक जो कैरेक्टर है वो क्या हुआ? पृथक हुआ है, उनको हम अलग अलग देख सकते हैं। यही हमें मेंडल ने अपने क्रॉस के अंदर बताया था। और इस क्रॉस के अंदर
इन्होंने बोला था कि इन जो ये पेरेंट्स के अंदर जो फॉर्मेशन होगा या हम बोले जो युग्मकों का निर्माण होगा वो क्या रहेंगे, दूषित नहीं होंगे, यानी समदूषित नहीं होंगे, कॉन्टामिनेट नहीं होंगे। तो ये हमें किसने, मेंडल ने बताया था। अब मेंडल ने ये किससे बताया था, एक्सप्लेन दिस लॉ बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी ये जो पृथक्करण का नियम है ये मेंडल ने अपने एक संकर क्रॉस के अंदर हमें समझाया था। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यानी इसके महत्व क्या है, तो इस लॉ की वजह से हमें पता चला कि जो जीन है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है द कैरेक्टर्स, यानी जो गुण है, जो ट्रेट है, उसको नियंत्रण कौन करता है, जीन करता है। जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर inheritance, therefore it is unit of inheritance। यानी इस नियम के बाद हमें पता चला कि जो जीन है वो ही आनुवांशिकता को आगे लेके जाता है, अगली पीढ़ी में लेके जाता है। तो इसलिए इसको हम आनुवांशिकता की इकाई बोलते हैं, कन्फर्म्ड जीन कॉन्सेप्ट। यानी इसके अंदर इन्होंने ये भी बोला कि जो जीन अवधारणा है वो क्या है, करेक्ट है, यानी आगे अगली पीढ़ी में जो गुण है वो किससे ट्रांसफर होंगे, एक जीन के माध्यम से ही ट्रांसफर होंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंस है कि दैट एवरी जीन हैव 2 allele which have contrasting traits। यानी प्रत्येक जीन के पास क्या होंगे, 2 एलिल उपस्थित होंगे जो क्या होते हैं, आपस में विपरीत ट्रेट के होते हैं। जैसे हम बोले कि एक गुण है आई का कलर, तो अगर अब हम इसके बोले कि इसके पास 2 एलिल है तो इसका मतलब क्या है, एक एलिल होगा जो ब्लैक आई कलर देगा यानी काला देगा आँख के रंग को, और दूसरा होगा जो ब्राउन आई कलर देगा यानी आँख का रंग भूरा करेगा। तो ये क्या हुए, एलिल हुए। और जीन क्या काम कर रहा है, आई का कलर दे रहा है यानी आंखों को रंग प्रदान कर रहा है। तो इसके साथ ये क्वेश्चन पूरा हुआ। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए और टीआरएनए। यानी जो टीआरएनए है, स्थानांतरण आरएनए है, उसका हमें स्ट्रक्चर, संरचना बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, ये जो टीआरएनए है इनका निर्माण कहाँ होता है, तो फॉर्म इन न्यूक्लियस केंद्रक में इनका निर्माण होता है। वहां से न्यूक्लियस से ये साइटोप्लाज्म में आते हैं और साइटोप्लाज्म में अपना फंक्शन करते हैं। ये स्मॉलेस्ट आरएनए है, स्मॉलेस्ट आरएनए यानी सबसे छोटे आरएनए है। 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड के बने हुए रहते हैं। इसके अलावा ये वाटर में सॉल्यूबल है, सॉल्यूबल इन वाटर, देयरफॉर सॉल्यूबल आरएनए। यानी ये पानी के अंदर घुलनशील है, इसलिए इसका नाम दूसरा क्या रखा गया है, घुलनशील आरएनए।
इसके बाद हम आगे देखें तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी संरचना की बात करें तो ये डायग्राम आप देख रहे होंगे। इस डायग्राम के अंदर आपको दिखेगा कि इसकी संरचना के अंदर टोटल 5 आर्म होती है, 5 भुजाएं होती है, 3, 4 और 5। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 आर्म्स। अब ये जो पांचों आर्म हैं इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट होली, आर होली, जिन्होंने बताया कि ये जो पांचों आर्म है वो किसकी तरह अरेंज होती है, क्लोवर लीफ यानी क्लोवर प्लांट की जो पत्तियां होती है उसकी तरह अरेंज होती है। तो ये जो मॉडल है इसको हम क्या लिखते हैं, क्लोवर मॉडल ऑफ टीआरएनए, यानी टीआरएनए का क्लोवर मॉडल। अब इसके अंदर ये पांचों आर्म जो है इनके देख लेते हैं हम फंक्शन। तो इसके अंदर सबसे पहले यहां पर कौन सी आर्म प्रेजेंट है, तो सबसे पहले यहां पर प्रेजेंट है एक्सेप्टर आर्म यानी ग्राही भुजा। ये ग्राही भुजा काम क्या करती है, तो इस ग्राही भुजा पर अमीनो अम्ल जो होते हैं, अमीनो एसिड जो होते हैं इस एक्सेप्टर आर्म पर आकर लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो 3' है वहाँ पर CCA टेल प्रेजेंट होती है, यानी CCA न्यूक्लियोटाइड की एक टेल प्रेजेंट होती है। कहाँ पर, ग्राही आर्म के 3' भाग पर। उसके अलावा यहाँ पर दूसरी आर्म जो प्रेजेंट होती है वो DHU आर्म है। इस DHU आर्म का नाम क्या है, डाई हाइड्रो यूरिडिन आर्म या भुजा। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर अमीनो सिंथेस्ड, अमीनो एसिड सिंथेज, अमीनो एसिड सिंथेज नामक एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका काम क्या होता है कि ये जो अमीनो अम्ल है उसको, mRNA के अमीनो अम्ल जो है उसको उत्प्रेरित करता है इस भाग से टीआरएनए से जुड़ने के लिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखें तो ये जो तीसरी आर्म है वो कौन सी है, एंटीकोडॉन आर्म या एंटीकोडॉन भुजा। यहाँ पर क्या है, 3 बेस पेयर अटैच हो सकते हैं जो किसके होते हैं, mRNA के। यहाँ पर क्या करते हैं, अटैच mRNA एज एंटीकोडॉन बेस पेयरिंग अकर हियर, यानी इस भाग पर यहाँ पर एंटीकोडॉन भुजा के ऊपर 3 बेस पेयर, 3 न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, mRNA का भाग को लेकर अपने अंदर जोड़कर कहाँ पर पहुँचाते हैं, राइबोसोम, जो साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में जो राइबोसोम प्रेजेंट है जहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होगा, तो ये उस mRNA को अपने से जोड़कर वहाँ पर पहुँचाते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखें तो ये वेरिएबल आर्म प्रेजेंट है, यानी परिवर्तनशील भुजा प्रेजेंट है। इसकी क्या होती है, जो लेंथ होती है वो लेंथ नॉट फिक्स्ड है, यानी इसकी जो लंबाई होती है वो फिक्स्ड नहीं है। और ये दोनों किन के बीच में प्रेजेंट है, एंटीकोडॉन आर्म और T-Psi-C आर्म के बीच में, यानी टी आर्म, टी भुजा और एंटीकोडॉन आर्म के बीच में प्रेजेंट है। इसको परिवर्तनशील भुजा कहते हैं। और फिर जो लास्ट आर्म है वो है T-Phi-C आर्म, इसको हम टी भुजा भी कहते हैं, टी आर्म भी कहते हैं। इस टी आर्म पर क्या होता है, mRNA जाकर अटैच होता है और नए अमीनो अम्ल का जो फॉर्मेशन होता है वो यहाँ से होता है, ये राइबोसोम तक उसको पहुँचा देता है। किसको, हमारे जो आरएनए होता है उसको, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, फिर ये यहाँ जाकर जो हमारा नया फॉर्मेशन होगा राइबोसोम पे, जिस प्रोटीन का संश्लेषण होगा वहाँ तक पहुँचा देता है। तो हमने क्या देखा,
हमने देखा कि जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, क्लोवर लीफ मॉडल है। इसको हम ट्रांसफर आरएनए क्यों बोलते हैं, टीआरएनए हम इसको क्यों बोलते हैं, स्थानांतरण आरएनए क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एमआरएनए को ट्रांसफर करता है टू राइबोसोम, यानी ये एमआरएनए को राइबोसोम तक पहुंचाता है। और ये जो क्लोवर लीफ मॉडल है वो क्या है, सेकेंडरी मॉडल है, यानी द्वितीयक स्ट्रक्चर है, द्वितीयक संरचना है किसकी, टीआरएनए की। इसके अलावा हमारे जो बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की, उसमें 60 टाइप के टीआरएनए देखे गए हैं। ये डिफरेंट कैसे होते हैं, डिफरेंशिएटेड एज डिफरेंट एंटीकोडोन आर्म एंड वेरिएबल आर्म ऑफ डिफरेंट लेंथ प्रेजेंट। इन जो 60 टाइप के टीआरएनए हैं, इनको अलग किसके बेसिस पे किया जाता है, क्योंकि इनमें अलग अलग तरह के एंटीकोडोन आर्म यानी एंटीकोडोन भुजा जो होती है वो अलग प्रेजेंट होती है, क्योंकि जो प्रोटीन जो अलग अलग बनेंगे उनके जो सिग्नल्स है वो अलग अलग जाएंगी, तो डिफरेंट एंटीकोडोन, अलग अलग एंटीकोडोन की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा जो वेरिएबल आर्म होती है यानी जो परिवर्तनशील भुजा होती है वो उसकी जो लंबाई है उसकी अलग अलग होती है। तो इन दोनों के बेसिस पे 60 टाइप के टीआरएनए एक ऑर्गेनिज्म के अंदर देखे गए हैं। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर जाएं, तो वो है डिस्क्राइब एप्लीकेशन ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग, यानी उत्परिवर्तन प्रजनन का अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले उत्परिवर्तन प्रजनन क्या है, तो उत्परिवर्तन प्रजनन वो प्रजनन है जो किसी भी प्लांट को हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं कि वो क्या करें, नए कैरेक्टर्स को अपनाएं और उसके हिसाब से प्रजनन करें। यानी हम चाहते हैं कि हमारे प्लांट में कोई भी XYZ कैरेक्टर हो, XYZ गुण हो, विशिष्टता हो, तो उस विशिष्टता को हम उत्प्रेरित तरीके से उस पौधे के अंदर डाल सकते हैं और फिर उसको प्रजनन करा सकते हैं। तो ये कौन सा तरीका होता है, म्यूटेशन प्लांट ब्रीडिंग होता है, उत्परिवर्तन पादप प्रजनन का तरीका होता है। तो अब इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, इट इज यूज्ड टू डेवलप जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स। इस तरीके को यूज करके हम आनुवांशिक संशोधन करके नए पादपों की वैरायटी बना सकते हैं। यूज्ड फॉर हाइब्रिड प्रोडक्शन ऑफ प्लांट एज रिजल्ट ऑफ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन मेथड। यानी हम क्या कर सकते हैं, संकरित है ना पादप की वैरायटी बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको। कैसे, अंतरजातीय संकरण के हिसाब से कि हम लोग क्या करेंगे, अंतरजातीय संकरण करा लेंगे जिसकी वजह से हमें नया हाइब्रिड मिल जाएगा। तो अब हम क्या कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने ये ए जीनस की XY स्पीशीज ले ली, ये क्या है जीनस यानी वंश, एग्जाम्पल लेके सिर्फ बता रही हूँ, ये है ए जीनस, इसकी हमने XY प्रजाति ले ली। अब हमने इसको अंतरजातीय संकरण यानी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करा लिया ए जीनस की ही YZ स्पीशीज के साथ।
तो जब हमने इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराया, संकरण कराया, तो हमें ए जीनस की XYZ स्पीशीज मिली, यानी इसके अंदर इन दोनों के क्या हो गए, गुण प्रेजेंट थे। तो अब ये कैसी हो गई, हाइब्रिड वैरायटी हो गई, संकरित वैरायटी हो गई। तो इस संकरित वैरायटी के अंदर इन दोनों के गुण प्रेजेंट है, और ये हमने कैसे कराते हैं, हम परिवर्तित करते हैं इस तरीके को। इसके अंदर कोई केमिकल का, कोई रासायनिक का या फिर कोई विकरणों का ट्रीटमेंट दे देते हैं, तो यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा, उत्परिवर्तित प्रजनन के तरीके डेवलप हो जाएंगे और हमें विशिष्ट प्रकार का प्लांट मिलेगा जिसके अंदर दोनों के गुण हो। इसके अलावा हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन बाय फीमेल गैमेट, यानी जो मात्र युग्मक होता है, या हम जिसको बोले स्त्री युग्मक जो होता है, वहां पर क्या होगा, अगुणित पादपों का हम उत्पादन कर सकते हैं इस तरीके से। इसके अलावा हम इनएक्टिवेट मेल गैमेट फॉर प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड, यानी हम अगुणित पादपों को बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, निष्क्रिय कर सकते हैं जो नर युग्मक होता है उसको। used to develop specific character plant which have high yield और गुड विगर। हम इस माध्यम से ऐसे प्लांट के ऐसे कैरेक्टर को, ऐसे लक्षणों को डेवलप कर सकते हैं कि वो क्या करे, हाई यील्ड यानी उच्च उत्पाद में दे, और उसके अलावा उसकी जो क्वालिटी हो यानी उसकी गुणवत्ता जो हो वो क्या हो, वो भी ज़्यादा हो। अब अगर हम इसके अंदर एग्जाम्पल देखें तो हमारी जो बासमती राइस वाला, जो राइस में जो बासमती वैरायटी है वो भी क्या है, उत्परिवर्तित तरीके से ही उत्पन्न की गई है। उसके अलावा वीट की वैरायटीज, वीट वैरायटीज जैसे सोनारा 64, सोनालिका, ये सब क्या है, वीट की उत्परिवर्तित वैरायटीज है, यानी उत्परिवर्तित किस्म है जो हाई यील्ड देती है हमें। उसके अलावा हमने ब्लैक ग्राम की वैरायटी, ब्लैक ग्राम म्यूटेटेड वैरायटी को भी डेवलप किया है, यानी जो काले चने होते हैं उनकी भी हमने म्यूटेटेड किस्म यानी उत्परिवर्तित किस्म को हमने इस तरीके से यानी उत्परिवर्तन प्रजनन के माध्यम से डेवलप किया है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राइट अ नोट ऑन ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी हरित क्रांति पर टिप्पणी करिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हरित क्रांति आई क्यों थी। तो 1943 के अंदर यानी 1943 के अंदर एक बंगाल अकाल नाम का एक अकाल पड़ा था, यानी बंगाल फेमाइन हुआ था इंडिया के अंदर, जिसके अंदर लगभग 40 लाख लोग यानी 4 मिलियन लोग
भुखमरी के कारण क्या हुए थे, मर गए थे। तो उस टाइम जो हमारे यहाँ पे क्या ब्रिटिश का रूल चल रहा था, यानी ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर शासन कर रहे थे। तो उनका पूरा फोकस कहाँ पर था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था यानी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था वहाँ पर था। तो उन्होंने इंडिया की जो कंडीशन थी, खाने की कंडीशन थी कि इनको खाना क्या प्रोवाइड करवाना है, कैसे करवाना है, तो वो सब पे इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। उसके अलावा जो हमारे यहाँ के व्यापारी थे तो उन्होंने क्या किया, बल्क में स्टॉक करके रख दिया, यानी जो सामान होता है खाने पीने का उसको स्टॉक करके उसको जमा करके जमाखोरी कर ली, यानी बहुत सारा सामान जमा कर लिया ताकि वो जब भी ज़रूरत पड़े तब उसको हाई रेट पर बेच सके। पर इंडिया की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो उस सामान को उन जो व्यापारी है जिन्होंने उनको जमा करके रखा है उनसे खरीद सके। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया के अंदर 1949 में हम जानते हैं 47 में क्या हुआ था, हम आज़ाद हो गए थे। तो आज़ादी के बाद भी हमारी जो कंडीशन थी खाने को लेकर वो बहुत बुरी थी, क्योंकि उस समय हम पिछड़े हुए थे। यहाँ पर से जस्ट अंग्रेज रूल करके निकले थे, जस्ट अंग्रेज शासन करके निकले थे। तो हमारे यहाँ पे जो खाने की कंडीशन थी, जो हमारे एग्रीकल्चर की कृषि की जो कंडीशन थी वो क्या बहुत ही ख़राब हालत में थी। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, इन्होंने 1967 के अंदर और 78 तक एक रिवॉल्यूशन चलाया, एक क्रांति चलाई जिसको जाना जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम से, यानी हरित क्रांति के नाम से। अब इस हरित क्रांति के अंदर हुआ क्या था, तो इस हरित क्रांति के अंदर गवर्नमेंट ने ऐसे संसाधन या फिर बोले कि जो भी कृषि थे यानी जो भी खेती करते थे, खेती बाड़ी करते थे, उनके लिए ऐसे रूल्स बनाए, ऐसे नियम बनाए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। और इसके अंदर ज़रूरत किस चीज़ की पड़ी थी, इसके अंदर नीड्स क्या क्या थी, तो सबसे पहले इरिगेशन की ज़रूरत पड़ी, यानी अच्छी सिंचाई होनी चाहिए। तो इस सिंचाई के हिसाब से जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने नहर जो होती है, डैम जो होते हैं, उन सबको बांध वगैरह इन सब का निर्माण किया। उसके अलावा हमें बीजों की ज़रूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट ने हाई यील्ड वेराइटी सीड्स यानी उन्नत बीज प्रोवाइड कराए फार्मर्स को, किसानों को। उसके अलावा जो भी मैकेनिकल सपोर्ट होता है, मैकेनिकल और मशीन्स, इनकी नीड पड़ी ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर, क्योंकि क्या करना था, कृषि का उत्पादन बढ़ाना था। जो भी खेती बाड़ी होती उससे जो प्रोडक्ट मिलता है उसका उत्पादन बढ़ाना था। तो वो अगर हम लोग जो नॉर्मल तरीके से करते, जो पुराने तरीके यूज़ हो रहे हैं, ट्रेडिशनल तरीके यूज़ हो रहे हैं, उनसे करते तो वो उत्पाद बढ़ता नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, जो थ्रेशर वगैरह होते हैं, जितनी भी टाइप की मशीनें होती है जो खेतों में दी जाती है, उन सबको दिया, उन सबको कम रेट के अंदर किसानों को प्रोवाइड करवाया ताकि वो क्या कर सके, खेती कर सके। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर यूज इनका बढ़ गया। यानी जो भी कीटनाशक जो भी वीड्स को मारते हैं, यानी खरपतवार को ख़त्म करने वाला, पेस्ट को ख़त्म करने वाला, या हम बोले जो रसायन होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनको भी बढ़ाया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी अमाउंट ज़्यादा देने लग गए। उसके अलावा एरिया का एक्सपेंशन हुआ, एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एक्सपेंशन, यानी जो भी खेती का एरिया है, जो भी खेती जितने क्षेत्र में होती है उसको बढ़ाया गया, क्योंकि जो हमारे हमको जितने उत्पाद की नीड थी, जितने प्रोडक्शन की नीड थी, वो जितना एरिया हमारे पास पहले खेती के लिए था उससे पॉसिबल नहीं था, इसलिए उस क्षेत्र को बढ़ाया गया। अब इसने किस एरिया को ज़्यादा फोकस किया, मतलब कौन से पार्ट ऑफ कंट्री पर ग्रीन रेवोल्यूशन ज़्यादा देखने को मिला, या ग्रीन रेवोल्यूशन का जो काम है वो ज़्यादा देखने को मिला, तो वो था यूपी का एरिया, पंजाब का एरिया
हरियाणा। यहाँ पर ये चीज़ें जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से देखने को मिली। क्योंकि वहाँ पर पानी अच्छा खासा उपलब्ध था पहले से। उसके अलावा और जो गवर्नमेंट कर सकती थी, उन्हें नहर, कैनाल यानी और बांध, उनका निर्माण भी करवा दिया वहाँ पर, और जो एरिया था उसको भी वहाँ पर अच्छा था। इसके अलावा हमारे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किसको कहा जाता है? ग्रीन रेवोल्यूशन फादर इन इंडिया इज स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। इनको हम क्या कहते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन के, हरित क्रांति के जनक कहते हैं भारत में, क्योंकि इन्हीं की वजह से इनका ही दिमाग था हरित क्रांति के पीछे। ये क्या थे? सपोर्टर थे, या हम बोले एक साइंटिस्ट थे, नॉर्मन बोरलॉग, फॉरेन साइंटिस्ट थे, बाहर के थे। उनके नीचे इन्होंने काम कर इन्होंने देखा कि उन्होंने क्या किया है, वीट की एक वैरायटी बनाई है जिससे उपज ज़्यादा हो सकती है। और वो वीट की वैरायटी हमारे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो कंडीशन थी, जो हमारे यहाँ के एरिया की जो कंडीशन थी उसके लिए अच्छी थी। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पर आओ, नॉर्मन बोरलॉग को और हमारे एरिया को देखो। और फिर उन्होंने देखा, जब उन्होंने वहाँ से वीट की वैरायटी जो उन्होंने उत्पन्न की थी उसको दिया, और हमारे यहाँ पे वीट का अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ। और कौन कौन सी फसलों पर फोकस किया था इस हरित क्रांति ने? जिन क्रॉप्स पर फोकस किया था वो है वीट, गेहूं की, राइस एंड मेज, यानी गेहूं, चावल और मक्के, इन तीनों की फसलों पर ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस किया गया था। क्योंकि ये क्या है, मेन वो खाद्य पदार्थ है जो हम हमारे खाने में खाते हैं, आज भी यूज़ करते हैं, उस टाइम भी यूज़ करते थे। उसके अलावा इसके इफ़ेक्ट्स क्या पड़े, इसके प्रभाव क्या पड़े? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमें तीन तरीके के इफेक्ट्स देखने को मिले। पहला था स्टैटिस्टिकल इफेक्ट, यानी सांख्यिक प्रभाव, यानी जो हमारा उत्पाद हो रहा था, जितना हम उत्पादन पहले करते थे, जब हरित क्रांति चली उस साल, उतने जितने ईयर्स में, ये 10 साल में हमने कम से कम लगभग 131 मिलियन टन उत्पाद किया था। पहले के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा उत्पाद किया था। उसके अलावा हम इकोनॉमिक देखें, इकोनॉमिक इफेक्ट देखें, यानी जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन थी उस पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो इंडिया जो था वो सेल्फ सफिशिएंट हो चुका था, यानी अपने खाने को तो एटलीस्ट वो खुद उगा सकता था, कृषि कर सकता था, अपने जितना इंडिया की नीड थी, जितना पॉपुलेशन था। उसके अलावा इंडिया बाहर के देशों में भी, यहाँ पर जो उत्पाद हो रहा था कृषि से, वो बाहर के देशों में भी भेज रहा था। तो यहाँ की इकोनॉमी जो है, व्यावसायिक जो प्रभाव है वो भी क्या बढ़ने लगा। उसके अलावा सोशल इफेक्ट, तो सामाजिक तौर पे देखें कि हमारे इस हरित क्रांति के प्रभाव क्या थे। तो सामाजिक तौर पर यहाँ के लोगों को क्या है, ज़्यादा कृषि बढ़ने लगी, तो उसकी वजह से उनको व्यापार मिलने लगा, सारे लोगों को अपना काम मिलने लगा, जिससे वो अपना खर्चा चला सके, अपनी लाइवलीहुड चला सके। उसके अलावा हम पॉलिटिकल इफेक्ट देखें, पॉलिटिकल इफेक्ट यानी राजनीतिक क्या प्रभाव पड़े थे। तो राजनीतिक प्रभाव के अंदर हम जाने तो उस टाइम किसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो हरित क्रांति की वजह से कांग्रेस की सरकार को उस टाइम बहुत फायदा हुआ था, क्योंकि जो लोग थे उनके लिए फ़ायदा था हरित क्रांति। उनको क्या मिल रहा था, खाने को मिल रहा था, उनका पेट भर रहा था। तो उस टाइम जो उनको लगा कि जो रीज़न है हरित क्रांति वो किसकी वजह से हुआ है, कांग्रेस सरकार लेकर आई है, जो साइंटिस्ट वगैरह थे वो उनके अंडर थे। तो इन्होंने माना कि जो राजनीतिक प्रभाव है उसमें यह हुआ था कि उस पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था। उसके अलावा हम देखें क्रॉप वैरायटी यूज्ड, यानी उस टाइम कौन सी क्रॉप वैरायटी यूज हुई थी। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड यूज हुए थे, यानी उन्नत बीजों का उपयोग किया था। उसके अलावा सोनारा
64, सोनालिका, ये किसकी वैरायटी है? वीट की वैरायटी, गेहूं की किस्में हैं जो यूज हुई थी। उसके अलावा K68, ये राइस की वैरायटी है। तो इनका क्या हुआ था? उपयोग हुआ था। अब हमने एडवांटेजेस तो देख लिए कि प्रोडक्शन बढ़ा था, ये सब कुछ हुआ था, वो सब कुछ हुआ था। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देखें। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? लैंड जो है वो इनएफिशिएंट हो गई, यानी हमने बहुत सारे क्या कीटनाशक, बहुत सारे केमिकल रसायन यूज कर लिया उपज को बढ़ाने के लिए। तो उसकी वजह से आप अब जो भूमि है वो क्या हो गई? इनएफिशिएंट हो गई, अप्रभावी हो गई। अब जो है खेती उतनी एफिशिएंट नहीं होती। उसके अलावा डिजीज बढ़ने लग गई, कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ने लग गई जहां पर हरित क्रांति हुई थी। ये हरित क्रांति हम बोले कि मेन पंजाब में हुई थी। तो पंजाब वालों ने जब हरित क्रांति का समय चल रहा था तब बहुत सारे केमिकल रसायन यूज़ किए थे, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक वगैरह यूज़ किए थे, जो आज भी उस लैंड में प्रेजेंट है। तो वहाँ के लोग अभी भी उस कृषि के उत्पाद को यूज़ करते हैं जो वहाँ पर उग रहे हैं, और उनसे उन्हें क्या हो रहा है? कैंसर हो रहा है। क्योंकि ये सब कैसे थे? ये सब हमने लैब में प्रिपेयर की थी वैरायटी, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो देखने को मिलेगा। इनफर्टिलिटी ऑफ लैंड्स, यानी जो लैंड्स है आज के टाइम हम देखें तो उन लैंड्स को कैसे अउपजाऊ हो चुके हैं वो। तो ये था हरित क्रांति के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन नियो लैमार्किज्म, नव लैमार्कवाद को समझाइए। नव लैमार्कवाद क्या था? तो सबसे पहले लैमार्कवाद आया था, लैमार्किज्म आया था। इस लैमार्किज्म के अंदर न्यू डिस्कवरीज हुई और नियो लैमार्किज्म दिया गया। ये जो नियो लैमार्किज्म वर्ड है ये रेमेंस ने दिया था। तो अब ये नियो लैमार्किज्म क्या है? तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम लगा रखा है। तो ये जो लाइन डायग्राम है इसमें, जिसमें ग्रीन कलर की लाइन हरे कलर की लाइन से मैंने पूरे के ऊपर सर्कल किया है, तो ये क्या है? नियो लैमार्किज्म। और ये जो पिंक कलर की लाइन आपको सिर्फ यहाँ तक दिख रही है, ये क्या है? लैमार्किज्म। तो अब लैमार्किज्म के हिसाब से क्या था? जो विकास हुआ है, जो इवोल्यूशन हुआ है, वो कैसे हुआ है कि नेचुरल सिलेक्शन हुआ है, और यानी सामान्य चयन हुआ है नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। प्रकृति ने चयन किया है, एडेप्टेशन ली है और इवोल्यूशन यानी विकास करा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है? विकास हुआ है। पर जो नियो लैमार्किज्म था वो वाला क्या फिनोमिना है? उसके अंदर एनवायरनमेंट ने क्या किया? सबसे पहले एपिजेनेटिक चेंज किया। एपिजेनेटिक का मतलब इसी के अंदर, इसी पेपर के जब हमने सॉल्व किया तो हमने एपिजेनेटिक जाना है। एपिजेनेटिक क्या है? जीन के ऊपर कोई भी बदलाव एनवायरनमेंट की वजह से या फिर बाहरी कारकों की वजह से, वातावरण कारकों की वजह से या बाहरी कारकों की वजह से जीन के अंदर बदलाव जो उसके कार्य को और या फिर हम बोले उसके यहाँ पर एक्सप्रेशन को, अभिव्यक्ति को बदल देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एपिजेनेटिक। तो एनवायरनमेंट की वजह से, वातावरण की वजह से एपिजेनेटिक्स हुआ। एपिजेनेटिक की वजह से जो जीनोम या डीएनए सीक्वेंस, डीएनए क्रम और जीनोम क्रम में क्या हुआ? बदलाव हुआ। उस बदलाव की वजह से जीन की जो अभिव्यक्ति है उसमें बदलाव हुआ। यानी जो जीन पहले कोई और फंक्शन करता था अब उसमें बदलाव हो चुका है, एपिजेनेटिक्स हो चुका है। तो अब वो क्या करेगा? दूसरी चीज को एक्सप्रेशन करेगा, दूसरी चीज की अभिव्यक्ति करेगा, दूसरा फंक्शन दिखाएगा। फिर कार्य की और सेल बायोलॉजी यानी कोशिकीय विज्ञान, उस कोशिका का और कार्य की वो भी क्या हुई? बदल गई। उनकी वजह से क्या हुआ? फिनोटिपिक वेरिएशन आया। ऐसा वेरिएशन जो हम बाहर से देख सकते हैं, ऐसी विभिन्नता जो हम बाहर से नोट कर सकते हैं, वो आया। उसके बाद क्या हुआ? प्रकृति ने उस वेरिएशन का, उस विभिन्नता का क्या किया? चयन किया। अगर वो सूटेबल है, अच्छी है,
उसके ऑर्गेनिज्म के लिए, तो उसका सिलेक्शन हुआ और फिर वो विकास के अंदर आई, यानी आने वाली जितनी भी अब ऑर्गेनिज्म आएंगे उनमें क्या हुआ, वो पहले से प्रेजेंट होगी। अगर हम इसको आगे देखें, एग्जाम्पल लेके देखें, तो एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या बोला, इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ। कैसे हुआ, एपिजेनेटिक की वजह से। यानी अब क्या हुआ, हम लोग जानते हैं कि सेल जो है, कोशिका जो है वो दो तरह की है। अगर हम प्रजनन के टाइम कोशिका देखें तो वो दो तरह की है, एक तो हमारे जर्म सेल यानी जनक कोशिकाएं या जनन कोशिकाएं, और दूसरे होते हैं कायिक कोशिकाएं, सोमेटिक सेल। तो जो नियोडार्विज्म था उसके अकॉर्डिंग, नवलैमार्कवाद के अकॉर्डिंग क्या था, जो अगर चेंज जनक कोशिकाओं के अंदर आया है, चेंज इन गैमेट्स cell, then that will be observed in next generation। यानी बदलाव अगर एपिजेनेटिक की वजह से, वातावरणीय कारकों की वजह से, या फिर हम बोले बाहरी कारकों की वजह से चेंज, बदलाव किस में आया है, जनक कोशिकाओं में आया है, जनन कोशिकाओं में आया है, तो वो कैसा होगा, वो ऑब्जर्व्ड होगा और वो अगली पीढ़ी में भी हमें देखने को मिलेगा। अब ये जो जर्म सेल है उसमें तो जो बदलाव हुआ वो हमें देखने को मिलेगा, और कायिक कोशिका के अंदर भी अगर कोई बदलाव आया है not observable if that is of low frequency। यानी ऐसा बदलाव आया है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, कम हो कायिक कोशिका के अंदर, तो वो हमें ऑब्जर्व दिखेगा नहीं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल लेके बात करें तो जो हमारे कान के अंदर छेद होता है, हम लोग कान के अंदर पियर्सिंग करवाते हैं, होल करवाते हैं, वो किसकी वजह से करवाते हैं, वो हमारे जर्म सेल के अंदर नहीं है। यानी जब हम पैदा होते हैं तब हमारी उस कोशिका के अंदर, कान की कोशिका के अंदर छेद पहले से नहीं होता, पियर्सिंग हम पहले से नहीं करवाते। तो अब जब हम बड़े होते हैं तब वो होल करवाते हैं हम, पर बाद के अंदर देखा गया है कि जब हमारी जनरेशन आएगी उसके अंदर भी ये होल प्रेजेंट नहीं होगा। यानी वो कोशिका, वो किस कोशिका के अंदर नहीं है, वो जर्म सेल के अंदर नहीं है। वो कौन सी कोशिका के अंदर है, सोमेटिक सेल के अंदर है। तो ये था नियोलैमार्किज्म। राइट ए नोट ऑन बायोमोलिक्यूल इवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर बायोमोलिक्यूल विकास पर टिप्पणी करिए। तो अब प्रोकैरियोटिक सेल का इवोल्यूशन सबसे पहले हुआ था, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म आर प्रोकैरियोट्स। तो हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स का इवोल्यूशन सबसे पहले हुआ था। तो अब जो उनके अंदर बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो यानी जैव रसायन होते हैं, उनका क्या, जो जैविक अणु होते हैं, उनका क्या इवोल्यूशन रहा होगा, तो वो एक्सपेरिमेंट में दिखाया था स्टैनले मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर दिखाया था कि जो जैव अणु होते हैं, जो जैविक अणु होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनका क्या होता है, इवोल्यूशन कैसे हुआ, उनका विकास कैसे हुआ। तो ये उनके एक्सपेरिमेंट का डायग्राम है। इन्होंने क्या किया था, एक गैस चैम्बर लिया था ग्लास का, उसके अंदर
उसके अंदर इन्होंने ऐसी गैसेस को डाला था जो उस टाइम जब हमारी अर्थ इवोल्यूशन हो रही थी, यानी जब हमारे अर्थ का विकास हो रहा था, पृथ्वी का विकास हो रहा था, तब जो वातावरण प्रेजेंट था उस ग्लास के अंदर उन्होंने वही वातावरण, वही गैसेस, वही मॉलिक्यूल्स, वही अणु, उनकी संरचनाओं को वहाँ पर क्या किया, जमा करा और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो उस टाइम हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में मीथेन थी, अमोनिया था, वाटर वेपर, वाष्प थी और हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट थी। तो अब उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज चैम्बर लिया। ये कैसा एक्सपेरिमेंट है, तो ये एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट, यानी ये ऐसा प्रयोग है जिसके अंदर विद्युत का इस्तेमाल हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का इस्तेमाल हुआ है। तो अब इन्होंने ये एनवायरनमेंट पैदा किया इस ग्लास के अंदर, फिर उन्होंने वहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगा दी और उसकी वजह से क्या, वहाँ पे लाइटनिंग यानी बिजली चमकाई। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, बिजली हुई। अब यहाँ पर नीचे क्या लगा रखा है, कंडेंसर। तो ये गैस के अणु क्या होंगे, ये जो गैसेस प्रेजेंट है वो सब क्या आएगी, नीचे आएगी ट्यूब के अंदर और यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ वो कैसा वाटर है, वाटर तो प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पर H2O वाष्प तो प्रेजेंट थी, उसके अलावा मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन भी थे। तो इसलिए इनसे किनका निर्माण हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक कंपाउंड का, कार्बनिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ। तो अब ये कैसा वाटर है, जिस वाटर के अंदर कार्बनिक कंपाउंड प्रेजेंट है। अब फिर उस वाटर को यहाँ से ऊपर लेकर यहाँ पर बॉइलिंग चैम्बर में डाला, यहाँ पे बॉइलिंग वाटर में डाला। तो अब वो वाष्प ऊपर जाकर वापस इस एक्सपेरिमेंट को कन्वर्ट करती है। तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट चलता रहा। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से निष्कर्ष निकाला, रिजल्ट निकाला इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकाला कि अगर हम एनवायरनमेंट पहले जैसा बनाएं, यानी एनवायरनमेंट व्हेन अर्थ वाज इवॉल्विंग, तो अगर वो हम एनवायरनमेंट बनाएं और वो मॉलिक्यूल्स रखे, जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 मीथेन, NH3 अमोनिया, H2O वाटर वाष्प यानी जल की वाष्प, उसके अलावा हम डाल देते हैं कार्बन, ऑक्सीजन उस टाइम कम प्रेजेंट थी। तो ये सबको अगर हम लोग क्या करवाएं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे, करंट दे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, क्योंकि उस टाइम हम मानते हैं कि बहुत सारी बिजलियां चमकती थी। उसके अलावा थंडरिंग करवाएं, लाइटनिंग करवाएं, और उस टाइम और भी क्या होता था, वॉल्केनिक इरप्शन, यानी जो वॉल्केनोस थे उनमें से लावा निकलता था। तो इसकी वजह से क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, बायोमोलिक्यूल्स का निर्माण होता है। तो स्टैनली मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स का निर्माण हो रहा है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स कौन कौन से बन रहे हैं, तो फॉर्मिक एसिड का निर्माण हो देखा, नाइट्रिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ प्रोटीन्स, इथेनॉल।
तो उन्होंने देखा कि ये सब मॉलिक्यूल्स का क्या निर्माण हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि यही सब तो जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो स्टैनली मिलर ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक उपकरण लिया था जिसके अंदर उन्होंने बिजली मतलब ऐसा वातावरण बनाया जो अर्थ के विकास के टाइम प्रेजेंट था, और फिर उन्होंने वहाँ पर वैसी कंडीशंस दी जैसे कम O2 दी, या फिर हम बोले कि ज़्यादा लाइटनिंग दी, बिजली का प्रकाश करवाया। उसके अलावा हम बोले कि गर्म कंडीशन प्रोवाइड की, यानी वाटर बॉईल करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उस टाइम वोल्केनो इरप्शन वगैरह थे, लावा वगैरह निकलता था। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का निर्माण हो रहा है जो एक प्रोकैरियोट के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो उनमें से ये कुछ मेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, बायोमॉलिक्यूल्स है, जिनका निर्माण उन्होंने देखा। इसी के साथ जो हमारा पेपर है, पेपर का पार्ट बी है, वो सॉल्व होता है पूरा। तो थैंक यू।